बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कंटिन्यू करते। लास्ट लेक्चर में हमने एक सिमुलेशन की थी, एक लीनियर स्टेट स्पेस सिस्टम की, और उसको मैटलैब में इम्प्लीमेंट भी किया था। ये उसकी सिमुलेशन रिजल्ट्स थे। शुरू में अगर यू ज़ीरो हो तो उसके ये रिजल्ट्स थे, और अगर स्टेप अप्लाई करें आप 3 सेकंड्स पे तो द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। अब इस मौके पे हमें ज़रूरत महसूस होती है कि वी शुड डिज़ाइन अ कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर की बदौलत हम इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकेंगे। और ये जो आपके पास अनस्टेबिलिटी है, यू कैन सी द पावर, जो मैग्नीट्यूड आपको न्यूमेरिकली पता चल रहा है, तो दिस इज ऑल अनस्टेबल। एक स्टेप इनपुट आया और वो अनस्टेबल हो गया। सो वी विल सी कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ऑफ कोर्स दिस वाज द यू सिग्नल। इस यू सिग्नल को हमें जनरेट करना है। देयर शुड बी अ कंट्रोलर हियर। ओके, वी विल हैव अ सेट पॉइंट, और इस सेट पॉइंट को फिर हम प्रोवाइड करेंगे सम फीडबैक इंफॉर्मेशन। ओके, और वो फीडबैक इंफॉर्मेशन जो है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दी एक्स एंड वाइज। ठीक है, ये जो आउटपुट है आपके पास, ये या तो यहाँ सेंसर लगा हुआ होगा, और ये इंफॉर्मेशन जो है सेंसर पिक करके इट विल प्रोवाइड टू आवर सिस्टम द आउटपुट। और हो सकता है कि अगर आप चाहें तो दोनों स्टेट्स, इफ दे आर ऑब्जर्वेबल और अवेलेबल, तो वी कैन गो एंड डिवाइस वन काइंड ऑफ अ कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं स्टेट फीडबैक, और वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट फीडबैक, then this error will come to a controller, or this thing will become a controller. ये आपके पास सेट पॉइंट आर हो जाएगा, और फिर इसकी जो कंट्रोलर की आउटपुट होगी दैट विल बी कॉल्ड द यू कंट्रोलर। तो इस यू सिग्नल को यू विल बी एक्चुअली वी नीड टू डिज़ाइन, और वी नीड टू वेरी we need to design u। इसका मतलब ये होता है कि a relationship of u, ये हो सकता है क्या होगा, ये होगा r माइनस, और चूंकि आप फीडबैक कर रहे हैं, स्टेट फीडबैक करेंगे, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ k मल्टीप्लाइड विद दिस टाइम्स लेट्स से x। ठीक है, तो this is something that we will be designing in the next few lecture, not exactly next lecture, लेकिन आगे की कुछ lectures में ये कंट्रोलर डिज़ाइन आएगा। उससे पहले हमें इसका एनालिसिस भी करना है, और इसका एक और स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है आई कैन शो यू राइट नाउ कि सिस्टम जो है ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी को क्या हमेशा आप सिमुलेट करके ही पता करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप यू कैन फॉर अ given state space system x dot equals to ax plus bu and y is equals to cx plus du, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन मैट्रिसेस को देख के ही आप फिगर आउट कर लें कि ये सिस्टम अनस्टेबल है या अनस्टेबल। तो फॉर टू चेक स्टेबिलिटी and in fact instability, we only need A मैट्रिक्स। सिर्फ A मैट्रिक्स से हमारा काम चल जाएगा। A मैट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज द मैट्रिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और हम करेंगे कैसे? हम करेंगे यूँ कि हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को चेक करेंगे। चेक आइगन वैल्यूज एक तरह से रूट्स हैं ये, और इफ anyone is positive real part, this implies unstable system, और स्टेबिलिटी के लिए all should be negative।
मैं अब आपको मैटलैब में दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे। Okay, so we can see here, let's say the A matrix is A was equals to, yeah, so here is the A matrix. हमने सिर्फ EIG लिख के A लिखना है and then we will figure out कि ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या है। अगर सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो सिस्टम विल बी स्टेबल, अदरवाइज अगर कोई एक भी पॉजिटिव हो गई तो उसका रियल पार्ट तो वो अनस्टेबल होगा। एंड वी सी हियर क्या कि उस -7 है लेकिन 1 -7 है लेकिन 1.9699 भी मौजूद है जो स्टेबिलिटी जो हमें बता रहा है कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। इसका एक तरीका और है, दैट इज द वन कि जिसमें हम यूं कर सकते हैं कि वी कैन डू अनदर थिंग, वो ये है कि CLC आप A मैट्रिक्स डिफाइन करें, B मैट्रिक्स को डिफाइन करें, C मैट्रिक्स डिफाइन करें एंड D मैट्रिक्स, ये सब मैंने डिफाइन किए हुए हैं। एंड देन यू मेक अ SS सिस्टम, लेट्स से S1, और S1 और स्टेट स्पेस के लिए आप SS एक कमांड है मैटलैब की, उसको एंटर कीजिए। ठीक है, ये इसने स्टेट स्पेस मॉडल बना दिया। अब आप इसको दें स्टेप S1, तो ये भी वही सिमुलेशन रिजल्ट्स देखा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। यू सी हियर, ये लेकिन ये सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा है। यू सी कि ये आपके पास इस तरह से अनस्टेबल हो रहा है स्टेप रिस्पॉन्स में। ओके, सो कमिंग बैक टू द ओवर पॉइंट, तो देयर इज समथिंग मिसिंग, वी विल कम बैक टू दिस इक्वेशन, और हम इसको एक हमारा टारगेट है कि अब हम इसको एक कंट्रोलर डिज़ाइन करके दें इस सिस्टम को, जिसके बाद जो है जब आप यहाँ पर स्टेप अप्लाई करेंगे यानी यहाँ पर रेफरेंस को, सो द आउटपुट विल बी प्रॉपर्ली फॉलोइंग दैट थिंग। नाउ टुडेज लेक्चर इज अबाउट लीनियराइजेशन, और अब हम लीनियराइजेशन को स्टडी करते हैं क्योंकि हमने देखा कि नॉन लीनियर सिस्टम्स भी अगर हैं तो फर्स्ट वी नीड टू लीनियराइज, और उसके बाद फिर हमारे पास और टेक्निक्स है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। So how do we linearize? Let's start now. So most physical systems are non-linear. Non-linearity है, non-linear हर चीज non-linear और time varying है। इस दुनिया में हर चीज non-linear भी है और time varying भी है। बहुत ही कम सिस्टम्स हैं जो कि लीनियर होंगे, लेकिन उनकी भी लीनियरिटी की अपनी एक रेंज है, राइट? उसके बाद वो non-linear। Some of them can be described by the non-linear differential। अब इनमें से कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी h एक फंक्शन है, fh एक फंक्शन है। सिंपलेस्ट फंक्शन इस तरह का हो सकता है कि x डॉट जो है वो बराबर है x1 x2, एक सिंपल सा फंक्शन है, प्लस u। ठीक है, ये एक आपका पास फंक्शन हो सकता है। इसी तरह y जो है वो भी एक फंक्शन है और ये भी आपके पास नॉन लीनियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x1 plus x2 plus x1 x2, some sort of this thing। ठीक है, so nonlinear functions, the behavior of such equations can be very complicated, and its study is beyond the scope of this course। तो जो इन नॉनलीनियर सिस्टम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन नॉनलीनियर सिस्टम्स का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको हम नहीं देखेंगे, बल्कि आप यूँ समझिए कि नॉनलीनियर फंक्शन जो है ना वो कैन behave linearly for small disturbances। okay, और larger disturbances के लिए may result into highly nonlinear behavior, even chaos।
जिसको हम शायद मॉडल भी ना कर सकें। ओके, सो हमारा जो स्कोप है ये है, और हम इन लार्ज डिस्टर्बेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So that's why same system equations can be very complicated, and its study is beyond this course, but we will learn how to treat them with linear models, linear methods और linear models। यानी अगर एक सिस्टम है नॉन लीनियर है और वो उसका स्पैन बहुत बड़ा है, तो हम उसके जो टाइम स्पैन है ओवर द ईयर्स, हम उसके बजाय एक छोटा सा टाइम स्पैन पे उसको काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस में बी दी 6 months ऑफ दैट थिंग सिस्टम, ठीक है, और दिस में बी 10 years, ठीक है, दिस में बी स्टॉक और समथिंग लाइक दिस, और आई डोंट नो, बट फॉर दिस पोर्शन अगर इसको देखें तो ये एक लाइन नजर आ रही है, इसी तरह से इस पोर्शन को देखें तो ये एक और लाइन, सो इट बिकम्स लाइक लीनियर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से स्कोप को बढ़ाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इट मे बी बिहेव लाइक अ नॉन लीनियर सिस्टम है, जिसको हम टैकल शायद ना कर सकें, राइट। So this course is about linear. Some non-linear equations, however, can be approximated by linear equations. This is good, but under certain conditions. Conditions का हमेशा ख्याल रखना है। Data science का दौर है। We should work with the analytical methods along with the data science, data methods, ताकि data जो है आपको conditions को verify करता रहे कि ये चीज़ valid है नहीं। Now suppose for some input function, some initial state x naught, तो इसका सोल्यूशन अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन सोल्यूशन ये आ गया है। नाउ सपोज दैट द इनपुट इज परटर्ब्ड स्लाइटली, एज आई वाज टेलिंग यू कि हम बहुत ही छोटे, स्लाइटली का मतलब ये कि वी वांट स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, सर स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, ओके। सो यू नॉट की वैल्यू में छोटा सा एक डेल्टा ऐड होगा, इसको यू बार कहती है, एंड the initial state is also perturbed only slightly. For some nonlinear equations, the corresponding solution may differ from x naught. ठीक है, बहुत slightly सा वो differ करेगा. So the overall thing is कि हम x of t की बात कर रहे हैं, बहुत ही small x of t plus some kind of delta x. इसी तरीके से जो u है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि u जो है बस u plus delta u हुआ है, small. ठीक है, तो स्मॉल आपके पास जो वेरिएशन है उनके हिसाब से जब हम काम करेंगे तो वी कैन लीनियराइज द सिस्टम, और वो लीनियर सिस्टम सिर्फ उसी पॉइंट पे वैलिड होगा या उसके करीब करीब स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के लिए। नाउ नोट दैट फॉर सम नॉन लीनियर इक्वेशंस अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द इनिशियल स्टेट्स विल जनरेट कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशंस। जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब आप एक लीनियराइज करेंगे तो वो किसी इनिशियल स्टेट्स पे करेंगे, तो अगर आपकी इनिशियल स्टेट्स डिफरेंट हो गई हैं तो आपके पास जो है एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा, राइट, और दिस इंडिकेट्स द chaos सिचुएशन। अंडर दिस assumption we can expand 2.19 को एक्सपेंड अगर हम करते हैं, ये वाली इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं यानी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो किस तरह से होगा, ये इनिशियल कंडीशन और उसके अंदर एक छोटी सी परटर्बेशन है, ठीक है, तो वी विल हैव सम काइंड ऑफ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। सो तो उसका तरीका ये है कि वी विल हैव ए मैट्रिक्स, और इस ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। अब हमारे पास x1 x2 x3 तीन वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन आपके पास g है, एक फंक्शन आपके पास h है। अच्छा, ये h फंक्शन के लिए हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम जो आपके पास, फर्स्ट रो जो आपके पास बनेगी दैट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, ये पहला एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू x2 ये दूसरा आपके पास एलिमेंट बनेगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू x3 ये तीसरा आपके बनेगा, ठीक है। फिर सेकंड रो जो है इट विल बी अराउंड फॉर द सेकंड फंक्शन h2, इसको डिफरेंशिएट करें x1 के हिसाब से, x2 पार्शियल डिफरेंशियल विद x3, और जो तीसरा फंक्शन है दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3, राइट। अच्छा, आउटपुट जो है b दैट विल बी with respect to the individual u vectors, हमारे पास दो हैं, u1 u2 दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो पहला कॉलम आपके पास जो बनेगा that will be
पहली रो मैं रो के हिसाब से देखता हूँ, तो आपके पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u1 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू u2, सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u1 एंड u2, थर्ड रो विद रिस्पेक्ट टू u1 एंड u2, ठीक है। सो every row corresponds to one function and its rate of change with respect to all variables, ठीक है। एक एक करके आपने सारे वेरिएबल्स को करना है। अच्छा, इनको हम कहते हैं जेकोबियंस, इनको याद रखें, जेकोबियंस। सो जेकोबियंस आर बेसिकली जेकोबियंस आर लाइक result in matrices when we do linearization, ठीक है। ओके, इसको कंटिन्यू करें तो a और b आर कंप्यूटेड अलोंग द टू टाइम फंक्शंस x और नॉट एंड u नॉट, सो दे आर बेसिकली टाइम वेरिंग। अभी हम इसको टाइम इनवेरिएंट कर देंगे, उस चीज़ से हम डील करेंगे। And then neglecting the higher powers, we can reduce it to this simple form, and this is a linear state space equation, ठीक है, लेकिन this is time varying, right? अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स गो थ्रू देम। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। आई विल जस्ट गो फोकस ऑन द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रो है, फाइनेंशियल है, कोई भी सिस्टम है आप उसका लीनियर मॉडल बना सकते हैं, स्टेट स्पेस मॉडल बना सकते हैं, चाहे वो नॉन लीनियर भी है तब भी टू स्टडी। It consists of blocks with so we have a mechanical system, ठीक है, और बाकी हमने सब बता दिया। So what we are concerned about is, अच्छा इसके अंदर एक U है, कंट्रोल अप्लाइड फोर्स है U, और एक आपके पास जो आउटपुट है वो क्या है, वो आपके पास आउटपुट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स आपके पास इनपुट हो गई, फोर्स इज योर इनपुट U एंड द आउटपुट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब आपके पास ये दो सिग्नल्स, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आई हैव U, आई हैव Y, अब आपके पास जो है ये होता है कि व्हाट विल बी दी x इनसाइड, राइट। तो x के लिए हमें पता चल गया कि आपने बता दिया कि एक तो ये है कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस dy by dt, and the friction is not clearly, and then we other what other things that we have here is right, ठीक है। तो एक तो वेलोसिटी आपके पास आ गई इसकी स्टेट, दूसरी स्टेट आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वही डिस्प्लेसमेंट पे आपके पास सेंसर भी लगा है, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो x1 एक वेरिएबल को आप x1 कह देंगे, एक वेरिएबल को x2 कह देंगे, राइट। अच्छा, दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्टैटिक और फ्रिक्शन नॉन लीनियरिटी है, विस्कस फ्रिक्शन इज क्वाइट लीनियर हियर, ठीक है, ये लीनियर है, जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक नॉन लीनियरिटी है। नॉन लीनियरिटी वहाँ आती है जब अचानक आपके पास ट्रांजिशन है, राइट। और स्प्रिंग भी आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लीनियर है, लेकिन इसके बाद जो है ना, आउट ऑफ दैट जो है दिस इज बिकम्स नॉन लीनियर, ओके, एंड दिस इज द इनपुट। अच्छा, सो वी विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन, और इस इक्वेशन से आप ये ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकाल सकते हैं। इस ट्रांसफर फंक्शन से ही हम इसकी स्टेट स्पेस निकालें, तो दिस इज इट्स स्टेट स्पेस मॉडल। चूंकि हम डेरिवेशंस मॉडल्स की नहीं कर रहे हैं, मॉडल्स विल बी गिवन टू यू, तो आई एम स्किपिंग ऑल द detail related to how to make the state space model right now, because this is not the focus of this course right now. और ये आपके पास पूरा A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, और ये C मैट्रिक्स है, ठीक है। और फोकस विल बी ऑन डिजाइनिंग हैविंग द ABCD मैट्रिसेस। D यहाँ पे 0 है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा। और फोकस विल बी कि ये मैट्रिसेस पता हो, और फिर आप ज़्यादा ये होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप कम से कम मैट्रिसेस बनाना जान लें, और फिर हम फर्दर इसको लेके काम करें। एक और एग्जांपल है 2.7, ये भी एक मैकेनिकल सिस्टम ही है, और इसमें भी अप्लाइड फोर्स आपके पास है, और यू हैव मोर देन, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपके पास जो फोर्सेस हैं वो 2 हो चुकी हैं, और आउटपुट भी आपके पास 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम लाइक दिस, जिसमें एक U1 है, एक U2 है, आपके पास Y1 है एंड Y2 है,
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी दी एक्स। ऑफ कोर्स कि अब आपके पास एक्स कितने हो जाएंगे, दो यहाँ से आपके पास आएंगे और दो ही आपके पास यहाँ से आने चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक सिस्टम था, वन सिस्टम वाज एबल टू ब्रिंग इस वेलोसिटी और डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो हो जाएंगे। सो इफ वी गो हियर तो देखें एज एक्सपेक्टेड अब आपके पास तकरीबन दो और दो चार, फोर हैं। एंड दिस इज योर ए matrix, this is your B matrix, this is your C matrix। ठीक है, D is still here also is 0। तो अब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल भी यूज कर सकते हैं, आप इसका स्टेट स्पेस मॉडल भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल इन्वर्टेड पेंडुलम की। इन्वर्टेड पेंडुलम में अब अगर हम देखें फॉर सिंपलिसिटी I will focus on this is the differential equation and this is the what we get A B C D matrices। 2.9 में भी हमारे पास 2.10। ठीक है, ये सब आपको जस्ट टू शो यू हाउ द थिंग्स आर। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का भी आपके पास एक स्टेट स्पेस मॉडल है विच इज दिस वन। ठीक है, रियल प्रैक्टिकल सिस्टम है। देयर विल बी वन न्यूमेरिकल जो मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा। RLC circuits being electrical engineering, this will be very simple। इस सर्किट का दिस सर्किट, ठीक है, इस सर्किट के अंदर जहाँ जहाँ आपके पास कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, दे इंडिकेट द एनर्जी स्टोरेज एज वेल एज द कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट एन स्टेट। तो कम से कम आपके पास तीन इसके अंदर स्टेट्स आ जाएंगी एंड यू कैन सी इट हैज़ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये जो x है इसके अंदर x1, x2 और x3 तीन मैट्रिक्स तीन स्टेट्स हैं। ओके, 12.12 में भी एक और इलेक्ट्रिकल सर्किट है एंड बट वी सी हियर वन कैपेसिटर, 2 and 3। so I expect 3 here again। आपके पास A मैट्रिक्स जो है वो अगेन 3x3 का है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यूज आर गिवन। आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को मैटलैब में एंटर करें लाइक दिस वन। आप सबसे पहले A सिर्फ ये बता दें A की वैल्यू और या यू कैन टेक द A एंड देन कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज। ठीक है, और तो आपको पता चल जाएगा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। सो लेट्स डू इट और हम इसको करके देखते हैं। ओके, स्मॉल पोर्शन में या आई ओनली नीड, ठीक है। सो मैटलैब में अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका देखूँ कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है और आई थिंक वी हैव, हम पूरा इसका स्टेप वगैरह भी देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई सी हियर इज ओके, सो मेरे पास क्या क्या मौजूद है, मेरे पास ये A मैट्रिक्स मौजूद है। तो A मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू -1/6 कॉमा 0। मैं पहली फर्स्ट रो को एंटर कर रहा हूँ, -1/3। फर्स्ट रो के बाद नेक्स्ट रो विल बी स्टार्टेड विद द सेमीकोलन। अब सेकंड रो है 0, 0, 1। इसके बाद फिर मैं अलग नेक्स्ट रो पे आ जाता हूँ, तो दैट इज 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया। यू कैन सी B मैट्रिक्स भी मैं एंटर करता हूँ। B मैट्रिक्स इज 1/6 कॉमा फर्स्ट रो है 1/1 डिवाइड बाई 3। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन से सेकंड रो स्टार्ट होगी 0,0। नाउ द थर्ड रो इज आल्सो 0,0। ये B मैट्रिक्स हो गया। C मैट्रिक्स, राइट, C मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू, C मैट्रिक्स आपको यहाँ नीचे नजर आ रहा है। सो इट इज फर्स्ट रो इज 1, -1, -1 सेमीकोलन -0.5, 0,0। ये C हो गया एंड D मैट्रिक्स इज D मैट्रिक्स को देखते हैं। D मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0, 0,0 semicolon 0.5, 0। Okay, so I have A matrix, I have B matrix, I have C matrix, I have D matrix। अब मैं इन सबको ज्वाइन करके एक स्टेट स्पेस, अभी तक ये स्टेट स्पेस मॉडल नहीं बना,
मैटलैब को आपको बताना पड़ेगा कि दीज ABCD मैट्रिक्स आर बेसिकली मैट्रिसेस ऑफ अ सिस्टम, तो वो इनको इंटीग्रेट करेगा और स्टेट स्पेस मॉडल बनाएगा. सो आई विल कॉल S1 दिस मॉडल, और जो कमांड है वो है SS, और अब इस SS को मैं प्रोवाइड करूंगा स्टेट स्पेस को A, B, C, D. अब आपने देखा कि मैटलैब ने SS को यूज़ करते हुए अब इसको X1, X2, X3 कहना शुरू किया है. और नाउ वी हैव द एंड द मैटलैब इज इंटेलिजेंट एनफ कि वो समझ गया कि मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, उनको नाम भी दे दिया X1, X2, X3. B के साथ जो थे उनको उसने नाम दे दिया U1 एंड U2, और Y के साथ उनको प्रॉपर्ली लेबल भी कर दिया. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस टाइम. वी कैन आल्सो डिफाइन डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस मॉडल अगर हम सैंपल टाइम में, सॉरी, हैविंग ABCD. अब हम S1 हमारे पास मॉडल आ चुका है. अब मैं इसको स्टेप रिस्पॉन्स देख सकता हूँ S1 का, लेकिन उससे पहले इट इज़ बेटर कि मैं आइगन वैल्यूज़ देखूँ A मैट्रिक्स की. तो हमने स्टडी किया था कि अगर आइगन वैल्यूज़ सारी नेगेटिव होंगी तभी सिस्टम स्टेबल होगा, अगर एक भी पॉजिटिव होगी तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा. सो लेट्स सी. वेरी गुड. यहाँ पे देखें तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज आपके पास नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, बट द रियल पार्ट इज इंपॉर्टेंट. रियल पार्ट जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए. इमेजिनरी आपके पास प्लस माइनस हो सकता है, बट दिस शुड बी ऑल नेगेटिव. तो ऑल द रियल पार्ट्स आर नेगेटिव. अब सो अब आप करते ये हैं कि राइट स्टेप और S1, ठीक है. लेट मी मेक इट क्लियर. स्टेप S1, और पहले मैं CLC करके नाउ स्टेप S1. Okay, now it is done. Let's see here. अब आपने देखा कि आपके पास सारी स्टेट जो है वो स्टेबल आ रही हैं, ठीक है. I will do it again, closing. Yeah, so this is the step 1. Yeah, you see the systems are stable. Okay, now coming back here, इससे ये हमें फायदा हुआ कि यू कैन, बाय द वे, इसको जो अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा तो आप इसका सिमुलिंक मॉडल भी बना सकते हैं. सो व्हाट आई हैव शोन यू कि आप सिमुलिंक में भी इसका सिमुलेट कर सकते हैं, और इसको आप कमांड्स के थ्रू भी सिमुलेट कर सकते हैं. ओके, गुड, वेरी गुड. यहाँ पे मैटलैब की कमांड्स भी गिवन है कि आप A मैट्रिक्स को एंटर करें, B को, C को, D को. And this is the transfer function. Let me also try this. State space to transfer function A, B, C, D, 1. और यहाँ पे आपके पास state space में किया है N1 and D1, and this is the transfer function as domain. You can try it also. And this is example 2.13. Example 2.13 में हमारे पास this figure 2.17. This one, यहाँ पे देखें तो एक कैपेसिटर है, दूसरा इंडक्टर है. So I expect 2 states here, and yeah, so आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 स्टेट्स हैं, वैल्यूज गिवन होंगी तो आप A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों बता सकते हैं. And now it comes the discrete time. अभी आप continuous time देख रहे थे, तो discrete time counterpart भी possible है. Very simple. होता सिर्फ ये है कि आपके पास जो U of K है, samples के ऊपर आप लेते हैं. These are the samples like 1, 2, 3, 4. On the right side you will have U of brackets को देखें तो KT. तो basically U of T signal was there, लेकिन हम करते ये हैं कि हम इसमें से सिर्फ सैम्पल्स लेते हैं एक खास पीरियड के ऊपर, और ये सैंपल जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे पास के, तो टाइम जो है वो तो 1, और फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1.1, फिर 1.2 एंड 3 एंड सो ऑन. लेकिन जो नीचे के है डिस्क्रीट, वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स पे चलेगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर ये वैल्यू आपके पास आएगी तो दिस विल बी 2, ये तीसरी वैल्यू आएगी, दिस विल बी 3, ये वैल्यू आएगी 4, 5,
ठीक है। सो दिस विल बी द सिग्नल। और इसमें एक चीज़ का ख्याल करें कि डिस्क्रीट टाइम के अंदर आई शुड रिपीट के देर इज़ नो k इक्वल्स टू 1.5, यानी 1.5 के ऊपर या बीच में क्या वैल्यू, ये वी डोंट हैव एक्सेस टू इट, या क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया। ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल basic definition in different courses for the digital controls and also in digital communication. Signal systems, discrete time systems हैं क्या, ये causal होते हैं, realizable हैं if current output depends on the current and past inputs. ठीक है। future अगर current और present यानी कि और past, present और past की values अगर आपके पास की output, अब अगर आपने जो output y generate करनी है y of k, this depends only on the current measurement, current and measurement plus old measurement, तब तो सिस्टम आप रियलाइजेबल है, डूएबल है। अगर फ्यूचर की वैल्यूज आपको चाहिए अभी की नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, देन इट कैन नॉट बी। जो एक्स की एंट्रीज हैं इनको भी आप स्टेट वेरिएबल्स ही कहते हैं। जैसे इफ द नंबर्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज फाइनाइट, द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज लम्प्ड, अदरवाइज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Every continuous time system involving time delay as the ones ये distributed ही होते हैं। और I will not focus on this. Response is again the same. Response जो है वो zero state और zero input responses का sum है। Impulse sequence will be this: delta k minus m equals to 1 0. This is the impulse response. सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर जो ये 1 होगा। And the impulse response has zero width and infinite height and cannot be generated in the practice, whereas the impulse sequence can be generated easily. So this is also interesting कि impulse sequence जो है वो तो हम generate कर सकते हैं, लेकिन जो impulse है continuous time की, जिसमें zero width हो और infinite height हो, this cannot be generated, right? U जो है, अब आपके पास जो U कंट्रोल सिग्नल था, it works just like an input sequence, और इसमें इसको आप एक सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं सैम्पल वैल्यूज को। दिस इज द समेशन साइन इंडिविजुअली, दिस इज अबाउट द लीनियरिटी, और आई विल स्किप दिस थिंग, कैजुअलिटी, या 2.1। सो दिस इज वन समथिंग जिस जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि we have to introduce a new variable L equals to k minus m। आगे आप देखिएगा इसका क्या बेनिफिट होगा। और जो z ट्रांसफॉर्म है, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। देखें तो यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम जो कंटिन्यूस टाइम था, इन कंटिन्यूस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो जाती थी एस डोमेन में। ठीक है, लैप्लास के बाद यहाँ पे आपके पास z ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो डिस्क्रीट टाइम है वो लैप्लास डोमेन में नहीं जाता, बल्कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड जी डोमेन। ठीक है, और जी ट्रांसफॉर्म उसके लिए हम यूज करते हैं, जी ट्रांसफॉर्म। तो जैसे लैप्लास का था, इस तरह से आपके पास जी ट्रांसफॉर्म की भी फॉर्मूलाज हैं। अब एक सिस्टम को देखते हैं जो कि हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम के अंदर है y ऑफ k इक्वल्स टू u ऑफ k माइनस 1। बेसिकली ये वही यूनिट सैम्पलिंग टाइम डिले सिस्टम है। और इसको अगर आप इसका डिस्क्रीट टाइम इक्विवेलेंट देखेंगे तो डेल्टा का जो डिस्क्रीट टाइम यानी डिले, तो डिले जो है दैट गोज लाइक z टू द पावर -1 और 1 अपॉन z डिले। और वाइल इन द अदर जो डिफरेंशियल था, कंटिन्यूस में जो डिफरेंशियल था, उसको आप रिप्रेजेंट करते थे 1 अपॉन s से। ठीक है, d अपॉन dt को जो है वो हम s में 1 अपॉन s में चला जाता था। यहाँ पे जो डिले है, डिले इन डिस्क्रीट जो है, दिस गोज टू 1 अपॉन z, या इसको हम नॉर्मली z इनवर्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो z इनवर्स कहीं लिखा था, इसका मतलब है कि वो डिले है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्टर। और यस, ओके, सो वी हैव, अगर आपके पास ये गिवन है y अपॉन u इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 अपॉन z माइनस 0.5, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो इस ये जी ट्रांसफॉर्म, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो
हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दिस विल बी z y of z minus 0.5 of y of z, right, is equals to z square plus 2z minus 1 times u of z। तो एक quickly एक tip कि z inverse is basically going back here, ये देख लीजिए z inverse basically क्या था, ये रिप्रेजेंट करता है k minus 1, जो भी वैल्यू होगी उसकी k minus 1 है ये डिले, ये रेफर करता है कि जो भी आपका जिस इंस्टेंट के ऊपर है उसमें से आप -1 करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर z -3 होगा तो जो भी k है यानी टाइम इंस्टेंट, ये सैंपल, ये टाइम इंस्टेंट है, ये सैंपल इंस्टेंट कह देते हैं इसको, k -3 हो जाएगा। तो अगर z प्लस का 2 है तो इसका मतलब है k +2 हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल वैसे ही रहेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट z +1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और दिस इज +2, दिस इज +1, दिस इज +2, और बाकी जो है वो एज इट इज उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। सो z +1 का मतलब है कि ये y की k सैंपल वैल्यू में आपने 1 ऐड करना है, -0.5 y ऑफ z एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा जैसे लैप्लास में भी होता था 2k। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो z का स्क्वायर जो है दिस विल बी अप्लाई टू बेसिकली ऑपरेटर है जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ z +2, we need to make it clear, okay, yeah, तो ये बेसिकली है z2u of z plus 2z u of z minus u of z, ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं इस पे, तो दिस विल बी u of k +2, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम में हैं, कंटिन्यूस टाइम में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ब्रेसेस। सो दिस विल बी u ब्रैकेट k डिस्क्रीट टाइम +2 and then u of k +1 and then minus u of k as it is, okay, you can see we have seen this, the first thing value y k +1 minus 0.5 y k, उसके बाद on the other side u k +2 है, फिर 2 u k +1 है और फिर u of k, right? Okay, so now the question is कि क्या ये सिस्टम कॉजल है या नहीं, और इसको हम कॉजल कैसे बना सकते हैं अगर ये नहीं है तो। So we have y of k +1 एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो we have yeah, so अब आपको क्या है ये बता ये रहा है कि this is the future value. So note that the output at time k +1 instant depends on the input at time instant k +2. अब future, ये आपके पास एक future input है, okay, जो अभी है नहीं। Thus a discrete time system described by an improper, और ये improper function is not causal. Since we will focus on causal system only, therefore all the discrete rational functions will be proper in our course. Okay. So this is a discrete time time varying system, और टाइम इनवेरिएंट के अंदर a of k के बजाय खाली a आ जाएगा आपके पास, a c b d, okay। Z ट्रांसफॉर्म अभी हमने रफली से देखा, Z ट्रांसफॉर्म लेना इट्स फॉर अ सीक्वेंस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है x of k लाइक दिस वन, तो Z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दैट विल बी बेसिकली मल्टीप्लाइड विद Z of -k, और उसको आप सम कर लेंगे, ओके। Okay, so now if we have this thing, so applying Z transform to 2.39, this one, Z, okay, so जो आपके पास set k -1, Z
plus 1. ठीक है, this is how it is going to be, and we can take it to the other side, solving, and finally we will have this result. We are not going to use this result, it is only for completion of this point here. 2.16 से आपके पास discrete time की कुछ examples हैं, let's go through them. अगर आपके पास y of 2 is this, y of k is like this, and so we have the conclusion about it. So we introduce in this chapter the concepts of causality, lumpness, linearity, time invariance, और कुछ आपने plus आपने simulations भी करके देखी in MATLAB कि किस तरह से आपने उसको करना है. Okay, so now you should be able to given a given state space model, you can simulate on the MATLAB, right? हमने जो system types देखे हैं उसमें we will focus on the lump and linear systems, this one, or not this is time varying, we will focus on this one, not this one. Okay, yeah, so distributed and then I will go through some of the examples, problem examples, so in the next lecture. Okay, so I will end up here. कोई questions वगैरह हो तो बताइएगा, because I have some selected problems that, but before that I want you कि आप लोग एक दफ़ा go through ज़रूर कर लें इस चीज़ को. Okay, okay, thank you for